हेलो गाइस, मैं अमित कुमार प्रभात। आज मैं लेकर के आया हूँ भारतीय कला का लेक्चर 5th। आज ये 5वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे चित्रकला के 6 अंग। षडंग। षडंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, DSSB, KBS, NBS, UGC, नेट आदि सभी में यहाँ से आपको देखने को टॉपिक मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए इसे अच्छे से, और इसकी एक एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए समझते हैं। षडंग शब्द का विवेचन हमारे भारतीय साहित्य में नहीं मिलता है। सर्वप्रथम वात्स्यायन कृत कामसूत्र की टीका जयमंगला में यह शब्द प्रयुक्त हुआ था। जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी विद्वान पंडित यशोधर द्वारा 11वीं-12वीं शताब्दी में कामसूत्र के प्रथम अभिकरण के अध्याय 3 पर जयमंगला नाम से लिखी गई टीका में उद्धृत है, जिससे यशोधर ने कहा कि कला के 6 अंगों का उल्लेख करते हुए बताया कि आलेख्य चित्रकला को कहते हैं और उसके 6 अंग हैं। आलेख्यम चित्रभित्ति रूप भेद प्रमाणानि लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्त षडंगकम। कामसूत्र जयमंगला प्रथम अधिकरण अध्याय 3। तो मित्रों, ये कामसूत्र के जयमंगला में अध्याय 3 में यहाँ इसका वर्णन किया गया है। इन अंगों का विवेचन पंडित यशोधर ने नहीं किया है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के प्रथम शिल्पाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में गठित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को महिमा मंडित करने के उद्देश्य से षडांग 6 limbs of painting नाम से एक निबंध पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाद में इस षडंग का विवरण समस्त भाषाओं में अनुवाद किया गया है। चूँकि षडंग बांग्ला भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका अनुवाद डॉक्टर महादेव शाह ने हिंदी भाषा में किया, जो प्रयाग साहित्य सम्मेलन की शोध पत्रिका सम्मेलन में प्रकाशित हुआ था। चीन का षडंग हमारे भारतीय षडंग से बहुत साम्यता रखता है, जिसको शिल्पाचार्य सिंहों ने 479 ईस्वी से 501 ईस्वी के मध्य लिखा था, जो 6 कैनान के नाम से जाना जाता है। अमिताभ बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण शिल्पाचार्य ताईकुसी में 300 ईस्वी में निर्मित किया था। अतः इस बात की प्रबल संभावना है कि भारतीय बौद्ध शिल्प विधा के साथ हमारा षडंग भी चीन पहुंच गया होगा। पाश्चात्य विद्वान हिर्यविन्यान और
जापानी शिल्पाचार ओकाकुरा ने चीनी सड़ंग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। रूप भेद दृष्टि का ज्ञान। अवनींद्रनाथ टैगोर ने सड़ांग को व्याख्यापित करते हुए उनके निम्न भेद बताए हैं या माने हैं। रूप भेद दृष्टि का ज्ञान। रूप एक धारणा है, सत्य नहीं। रूप करण है अनंत का, इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं। ज्योति पश्यति रूपाणी, अर्थात रूप का सर्वप्रथम अनुभव हम आँखों से करते हैं। किसी भी देश, समाज और वह में उसकी संस्कृति के कारण जो भिन्नता होती है, उसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा के कारण जो अंतर होता है तथा मानवीय भावनाएं जैसे दया, ममता, करुणा, हर्ष, विषाद आदि के कारण हमारे अंगों और उपांगों में जो क्षय वृद्धि होती है, वही रूप भेद है। रूप दो प्रकार के होते हैं, प्रकट रूप और दूसरा प्रच्छन्न रूप। जहाँ पर प्रकट रूप से अभिप्राय मूर्त से है, स्वच्छंद रूप का अभिप्राय अमूर्त रूप से है। रूप भेद के मर्म को विद्यारण्य मुनि ने अपने ग्रंथ पंचदशी में निम्न प्रकार से व्याख्यापित किया है। मन ज्ञानानि भी घन्ते माकारास्तु न भिगते, जिसका अर्थ है कि रूप के मर्म को ज्ञान रूपी चक्षु के द्वारा ही वस्तुतः समझा जा सकता है। रूप के भेद को हम आँखों एवं आत्मा दोनों के द्वारा अनुभव करते हैं। रूप कहते हैं आकृति को। कलाकार जैसी ही चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करता है, वैसे ही आकृति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के रूपों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न हैं। सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र, मिश्र चित्र। रूप भेद का उत्कृष्ट उदाहरण हमें अजंता की 17वीं गुफा में निर्मित माता पुत्र के चित्र एवं बोधिसत्व पद्मपाणि पहली गुफा के चित्र में मिलता है। प्रमाण: किसी माप, बनावट या वस्तु का ब्यौरा। सात सही 1/2 ताल, साधारण 8 ताल, उत्तम ताल 9। माइकल एंजेलो ने मानव शरीर को 8 तालों में बांटा है। माइकल एंजेलो 1475 से 1564 ईस्वी। ताल 12 उंगली। यूरोपीय चित्रकारों ने सिर को 3 भागों में बांटा है। 3 × 4 = 12।
अणु 8 अणु = 1 बालाग्र। भरत मुनि के अनुसार बालाग्र 8 बालाग्र 1 लिच्छा स्थायी भाव 8 लिच्छा 8 लिच्छा 1 यूक सात्विक भाव 8 यूक 8 यूक = 1 यव संचारी भाव 33 यव 8 यव = 1 अंगुल। नाट्य शास्त्र में 49 भाव हैं। 12 उंगल = 1 ताल। ताल / सिर बराबर 12 अंगुल। प्रमाण चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा चित्रित आकृति का मान लंबाई × चौड़ाई निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आपको ये इसी तरह से याद रखने होंगे। प्रमाण से आशय मान, कद, सीमा अर्थात वस्तु का ब्यौरा से है। अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। इसे संबद्धता का नियम भी कहते हैं। प्रभा यानी भूमि विहीन ज्ञान को प्राप्त करना ही प्रमाण का मुख्य आधार है। प्रमाण हमारे अंतःकरण की वह वस्तु है जिसके द्वारा हम सीमित और असीमित वस्तुओं को माप सकते हैं। आचार्य शुक्राचार्य ने अपने शुक्रनीति सार नामक ग्रंथ में प्रमाण के आधार पर पुरुषों के 5 भेद बताए हैं, जो निम्नवत हैं। बालक 5 ताल बाल गोपाल कृष्ण, कुमार 8 ताल या वामन, मानव 10 ताल राम कृष्ण, भयानक क्रूर 12 ताल भैरव, असुर राक्षस 16 ताल रावण या कंस। तो छात्रों, यहाँ पर देखा गया है कि क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बालक में कितनी ताल होती हैं, तो आपको बताना है 5। जैसे बाल गोपाल कृष्ण। कुमार कितनी तालों में कुमार में कितनी ताल होती हैं? 8 ताल, जैसे वामन। और अगर पूछा जाए कि राक्षस में कितनी ताल होती हैं, तो आप बताएंगे 16 ताल। प्रमाण का एक अंश ताल अथवा सिर कहलाता है एवं 12 अंगुल के विस्तार को ताल कहा जाता है। भारतीय कला में ताल का आधार अंगुल पर आधारित होता है, जबकि पाश्चात्य कला में शरीर का विभाजन प्रमाण के अंतर्गत सिर के रूप में किया जाता है। चित्रसूत्र में आयाम वर्णन के अंतर्गत 5 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। जो निम्नवत हैं। हंस पुरुष 108 उंगल, भद्र पुरुष 106 उंगल, मालव्य पुरुष 104 उंगल, रचक पुरुष 100 अंगुल और शचक पुरुष 90 अंगुल। भाव चित्र आकृति में दर्शक को कलाकार की भावना दिखाई दे। यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको ये रस दिए गए हैं। श्रृंगार रति इसका रंग श्याम है। हास इसका रंग सफ़ेद है। करुण शोक इसका रंग भूरा है। वीर उत्साह इसका रंग रक्त या लाल है। रौद्र क्रोध इसका रंग भी रक्तता या लाल है। भयानक भय इसका रंग लाल है काला है। बीभत्स जुगुप्सा इसका रंग नीला है। अद्भुत विस्मय इसका रंग पीला है। शांत निर्वेद इसका रंग नीला है।
तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपको ये एज इट इज याद कर लेने हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ आया है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप बताएंगे उत्साह। और खासकर कला के विद्यार्थियों से ये पूछा जाएगा कि इसका रंग कौन सा है, तो आप बताएंगे यहाँ पर रक्त या लाल रंग है। किसी भी कृति के स्वभाव, मनोभाव या आकृति की भाव भंगिमा को भाव कहते हैं। किसी भी कृति की रचना में कलाकार का अंतिम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति होता है और कलाकार के सौर क्रियाकलाप इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए निहित होते हैं। भाव रस का पर्यायवाची शब्द है तथा भावों का रसों से घनिष्ठ संबंध भी होता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में स्थायी भाव से रस निष्पत्ति की बात कही है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, संगोष्ठी, नाट्य, रसे, स्मित हो। और इसी ग्रंथ में भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों की व्याख्या की है। इस प्रकार नाट्य शास्त्र में कुल भावों की संख्या 49 मानी गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्तसूत्र में रसों की संख्या 9 मानी गई है। तो मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्तसूत्र में रसों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत रस, नौरस, स्मित। तो इसमें शांत रस और जोड़ दिया गया है। 11वीं सदी में भोज रचित सम्रांगण सूत्रधर के अनुसार रसों की संख्या 11 मानी गई है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन व उद्दीपन। आलंबन के 3 रूप होते हैं, कायिक, मानसिक और सात्विक। लावण्य योजना। लावण्य का अभिप्राय किसी कृति की कांति, दीप्ति या लुनाई को कहा जाता है। किसी भी आकृति के रूप, परिभिति या रूप राशि को लावण्य कहते हैं और यह बाह्य सौंदर्य का द्योतक होता है। जिस प्रकार भाव किसी कृति की आंतरिक सौंदर्य का द्योतक होता है, ठीक उसी प्रकार से लावण्य भी उस कृति के बाह्य सौंदर्य का द्योतक होता है। रूप गोस्वामी ने अपने उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार मोती को हथेली पर रखकर हिलाने से उसके अभ्यंतर से तरलता झलकती है, ठीक उसी प्रकार से किसी कृति से लावण्य झलकता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने लावण्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी कृति के अंगों की निर्मलता की सुंदर छाया ही लावण्य है। सादृश्यता। सादृश्यता का अभिप्राय हूबहू स्वरूप या समान आकृति से है। किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव की समान प्रतिकृति वस्तुतः
करना ही सादृश्यता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, किसी भी वस्तु के रूप को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना सादृश्यता उत्पन्न करना माना जाता है। सादृश्यता को षड्अंग साधना का प्रधान अंग माना जाता है। चित्रे सादृश्यकरणं प्रधानम परिकीर्तम चित्रसूत्र, अर्थात चित्र में सादृश्यता उसका प्रधान तत्व है। यह बात चित्रसूत्र में वर्णित है। विद्यारण्य मुनि कृत पंचदशी ग्रंथ का उल्लेख करते हुए अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि हमारा मस्तिष्क जब किसी आकृति में प्रविष्ट करता है तो उसी के तदनुरूप हो जाता है, जैसे पिघला हुआ तांबा सांचे में पहुंचकर इच्छित आकृति बन जाता है। वर्णिका भंग। वर्णिका, तूलिका, कलम, ब्रश। न्यूटन ने 7 वर्णों का सिद्धांत दिया। विबग्योर। लाल, पीला, नीला पदार्थ के मूल रंग हैं। लाल, हरा प्रकाश के मूल वर्ण। नीला, लाल, हरा। लाल, पीला, नीला, हरा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूल वर्ण हैं। तृतीयक रंग। सिरटन नारंगी प्लस हरा। सरेट बैंगनी प्लस नारंगी। ऑलिव हरा प्लस बैंगनी। वर्णिका भंग। नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहा जाता है। हमारे संसार में पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, बालक, कुमार आदि जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, वे सब कोई न कोई रंग लिए हुए हैं। इनके मध्य अभियांतर दिखाने का ज्ञान ही वर्णिका भंग कहलाता है। विभिन्न आकृतियों के मध्य विभेद को दिखाने में हम वर्णिका भंग के द्वारा सामर्थ्यवान हो सकते हैं। चित्र के पांचों अंगों की महत्ता वर्णिका भंग में निहित है, इसलिए वर्णिका भंग को षड्अंग साधना का चरम बिंदु माना जाता है। इसके अंतर्गत तूलिका के संचालन वर्णों के विभिन्न विभेद के ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। वर्णिका, तूलिका, ब्रश। तूलिका, वर्तिका, कलम या ब्रश। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 15,000 BC में क्रो-मैग्नान मानव के द्वारा डार्डो गेंद क्षेत्र में किया गया था। वहीं चीन, जापान, मिस्र और भारत में इसका प्रयोग 3000 BC से 2000 BC के मध्य मिलता है। तूलिका शब्द तूली शब्द से निर्मित है, जिसका अभिप्राय जुलाहों की कूची से है। हिंदी में इसे तूलिका, उर्दू में कलम और अंग्रेजी में इसे ब्रश शब्द से बुलाया जाता है, जहाँ पर ब्रश से आशय एक रेशेदार पौधे से है तथा तूलिका से आशय रंग भरने की कूची से लगाया जाता है। यह हमें पशुओं के बालों से एवं वनस्पतियों के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होते हैं। पशुओं, सूअर, अश्व, सेविल, खरगोश,
गिलहरी आदि से मिलते हैं। वनस्पतियों पिसीवा, पाल्मेइस, रामवास और टेम्पिको आदि। आकार एवं प्रकार की दृष्टि से तूलिका दो प्रकार की होती है, गोल किनारे वाली तूलिका व चिकनी किनारे वाली तूलिकाएँ। जल रंग हेतु कोमल बालों की तूलिकाएँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे गिलहरी एवं खरगोश के बालों से निर्मित तूलिकाएँ। टेम्परा चित्रण के लिए दृढ़ एवं सशक्त तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे सूअर एवं अश्व के बालों से निर्मित तूलिकाएँ। तेल रंग चित्रण हेतु सेविल अथवा हॉग हेयर से निर्मित तूलिकाएँ उत्तम मानी जाती हैं। पेंसिल का सर्वप्रथम प्रयोग 1661 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और फेवर कंपनी ने 1716 ईस्वी में प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल का उत्पादन किया। पेंसिल का जो भूरा एवं नुकीला पदार्थ होता है ग्रेफाइट पत्थर का बना होता है। पेंसिल में एच का अभिप्राय हार्डनेस या उसकी कठोरता से होता है, जहाँ पर बी शब्द का अभिप्राय ब्लैकनेस या उसकी कोमलता से होता है और इन दोनों माध्यमों के मध्य एच बी पेंसिल का निर्माण किया जाता है। किसी भी पेंसिल में एच की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही कठोर होगी एवं बी की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही कोमल एवं सॉफ्ट मानी जाएगी। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, इससे अपने क्वेश्चन बनाइए और अपने आने वाले एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कीजिए। और अभी हम कुछ ही दिनों में एक क्वेश्चन सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन हुआ करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में चलाने वाला हूं, तो आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।